हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका प्यारा सा एकेडमी ए स्क्वायर। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोलिसिस में 2 पार्ट पढ़ना था। पहला पार्ट हमने कंप्लीट किया था क्वालिटेटिव एनालिसिस। आज पढ़ने वाले हैं क्या बेटा? क्वांटिटेटिव एनालिसिस या क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें मैंने आपको कहा था कि मैं आपको फैराडे लॉ पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हो रहा था कि हम बैटरी से करंट पास करा रहे थे और एनोड और कैथोड पे इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा था। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या हो रहा था कि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा था और कैथोड पे क्या हो रहा था? रिडक्शन हो रहा था। अगर किसी मेटल के टर्म्स में बात करोगे तो ऑक्सीडेशन होगा तो मेटल आयन में जाएगा, और रिडक्शन के टर्म्स में बात करोगे तो आयन कहाँ जाएगा? मेटल पे जाएगा। जितना मेटल इंटू आयन चेंज होगा या जितना आयन इंटू मेटल चेंज होगा, जितने सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा या जितने सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलिसिस होगा, ये डिपेंड करेगा तुम कितना चार्ज पास कराते हो। तुम कितना चार्ज पास कराते हो। समझो कोई भी एक रिएक्शन में लेता हूँ, या तो तुम ऑक्सीडेशन ले लो या तो तुम रिडक्शन ले लो। समझो कोई भी एक आयन है, ये लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे। M, इस पे चार्ज कितना है? +N। मैंने एग्जांपल के लिए सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, तीनों आयन का आपको कराया था। सोडियम पे चार्ज था +1, मैग्नीशियम पे चार्ज था +2, एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना था बेटा? +3। वैसे ही हमने एक रैंडम कोई मेटल लिया जिस पे चार्ज कितना है? +N। कोई दिक्कत इसमें? अब ये कितना इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका रिडक्शन होगा। चूंकि N चार्ज है तो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? N इलेक्ट्रॉन। और ये रिड्यूस होकर के क्या मिलेगा? M मेटल मिलेगा। चूंकि ये आयन मेटल में जा रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। बोलो। और ये किस टर्मिनल पे होगा? तुम कहोगे कैथोड पे। और इसी रिएक्शन को मैं उल्टा करके लिख दूं, M गिव्स M + N + N इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। वो प्रोसेस कहाँ पे होगा? एनोड पे। अब तो कंफ्यूजन नहीं है। एनोड पे हमेशा क्या जाएंगे? एनायन। कैथोड पे क्या जाएंगे? कैटायन। अगर मेटल के टर्म्स में बात करोगे तो एनोड पे न्यूट्रल मेटल होंगे और कैथोड पे उसके कैटायन होंगे। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? अगर समझो इसके 1 मोल होते तो 1 मोल ऑफ आयन के लिए कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन? N मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके कितने मोल? N मोल। ये चूंकि आयन है तो ये तुमको क्या मिलेगा? मेटल। अगर N मोल है तो कितने फराडे? N फराडे। तो मैं इसको N फराडे भी लिख सकता हूँ। इसमें कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आया? तो मैं कह सकता हूँ कि N फराडे चार्ज रिक्वायर्ड होगा फॉर कंप्लीट रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ M + N आयन। यही कहा था ना तुमसे। N फराडे ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ M + N आयन। इसमें किसी बच्चों को कोई संदेह? बोलो। N फराडे ही चार्ज लग रहा है इसके 1 मोल के लिए। तो अगर N फराडे है तो 1 फराडे के लिए कितना लगेगा बेटा? देखो N फराडे के लिए 1 मोल, तो 1 फराडे के लिए कितना? 1/N मोल। तो ये कितना हो जाएगा? 1/N मोल ऑफ आयंस। और ये आयंस कौन सा है? M पे चार्ज +N। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? बोलो। तो अगर 1 फराडे तुम चार्ज पास कराओगे तो कितने मोल? 1/N मोल। और किसी भी आयन पे जो चार्ज होता है वही उसका क्या होता है? N फैक्टर। क्या होता है उसका? तो इस आयन पे चार्ज M + N आयन है, तो इस आयन पे चार्ज कितना है? n। तो इसका N फैक्टर कितना हो जाएगा? n। कोई दिक्कत कह रहा हूं? और मोल को आप मल्टीप्लाई कर दो N फैक्टर से तो यू विल गेट क्या बेटा? इक्विवेलेंट। क्या गलत कह रहा हूं? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 1/N मोल इंटू N। अब ये पूरा मोल रहा या इक्विवेलेंट हो गया? इक्विवेलेंट हो गया। इसको क्या लिख सकता हूं? इक्विवेलेंट ऑफ M + N आयन। ये मैं लास्ट क्लास में आपको लास्ट में बताया था, बस मैं रिकॉल करा देता हूँ क्योंकि आज ये लगने वाला है। इस N से ये N क्या हो गया? कैंसिल हुआ या नहीं हुआ? तो ये N से ये N क्या हो गया? कैंसिल। तो कितना गया? 1 इक्विवेलेंट। मतलब अगर 1 फराडे चार्ज पास कराओगे 1 इक्विवेलेंट ऑफ आयन का क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो हम कह सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जितने फराडे तुम चार्ज पास कराओगे उतने ही इक्विवेलेंट सब्सटेंस का क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस। रिडक्शन है तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन है तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो अगर यहाँ से 1 फराडे हुआ, 1 फराडे ऑफ चार्ज,
तो ये कितना बेटा, 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्या बेटा, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? बस इतना ही तुमको रिकॉल करना था। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस नंबर ऑफ फैराडे ऑफ चार्ज पास थ्रू द सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइज ऑन इलेक्ट्रोड या इधर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस एन इलेक्ट्रोड। इतना बता दिया था, बोलो ना हाँ या ना। अब थोड़ा सा रिकॉल और कर लेना। ये अगर मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की बात करूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की बात करूं, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, वेट बाय इक्विवेलेंट, वेट अपॉन क्या बेटा, इक्विवेलेंट वेट। तो वेट को क्या लिख सकता हूं, W, और इक्विवेलेंट को क्या लिख सकता हूं, E। जैसे नंबर ऑफ मोल क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, सिमिलरली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होगा, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते ही हैं, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, इलेक्ट्रोलिसिस में यूज करने के लिए। किसके लिए यूज करने के लिए, जो हम लोग यूज करने वाले। और इसी चीज़ को पढ़ने के लिए, इसी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को पढ़ने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या पढ़ते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब फैराडे लॉ समझ लो। चलो पहले मैं एक सेल बनाता हूँ, फिर तुमको समझाता हूँ। ये अपना एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। हमने क्या लिया, एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक जिसमें 2 मेटल रॉड इलेक्ट्रोड को डाला, उसको एक एक्सटर्नल वोल्टेज बैटरी से क्या किया, कनेक्ट किया। एक इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे, बोलो, एनोड। दूसरा नेगेटिव से जुड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे। इसमें कोई संदेह किसी बच्चों को नहीं। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। ये तमाम चीज़ें जानते हैं। समझो इसमें मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट डालता हूँ, क्या डाल दूँ, कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दूँ। क्या डाल दूँ इलेक्ट्रोलाइट, मैं AgNO3 डालता हूँ, कुछ नया ही डालते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। क्या डाल दो, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट है, इट विल आयोनाइज इनटू, आप कहोगे Ag प्लस एन NO3 माइनस। Ag प्लस एन क्या बेटा, NO3 माइनस। इसमें कोई दिक्कत, अरे बोलो ना हाँ या ना, कोई संदेह है इसमें, Ag प्लस एन NO3 माइनस, यही है ना। अब ध्यान से समझना, तो एक कैटायन है और एक एनायन है, क्या बेटा, ये क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव किधर जाएगा, निगेटिव की तरफ, और ये निगेटिव है तो ये किधर जाएगा। इसमें तो सबको इतना समझ में आएगा। तो यहाँ पे दोनों आयन होंगे, Ag प्लस और NO3 माइनस आयन। बोलो हाँ ना, NO3 माइनस आयन किधर जाएगा, पॉजिटिव वाले के पास, Ag किधर जाएगा, निगेटिव वाले के साथ। इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चों को, ये प्रोसेस होगा। अब ध्यान से देखो, अब जितना देर तक इस रॉड को हम इस सॉल्यूशन में डिप किए रहे, और ये AgNO3 मैं कैसा लेता हूँ, मोल्टेन के फॉर्म में। किस फॉर्म में, मोल्टेन। अब समझो 2 अलग अलग बच्चा है, एक ये स्टूडेंट है, एक ये स्टूडेंट है। इसने इस काम को 5 मिनट के लिए किया और इसने इस काम को 30 मिनट के लिए किया। सोचो तो किस केस में ज़्यादा इलेक्ट्रोलिसिस होगा, 30 मिनट्स वाले में। क्यों, क्योंकि 30 मिनट्स तक अगर हम इस प्रोसेस को कराया इस बच्चे ने, तो ज़्यादा देर तक ये इलेक्ट्रोड आयन के प्रेजेंस में रहा और प्रोसेस ज़्यादा देर तक चला होगा। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? लेकिन जब भी मैं ऐसी बात बोला तो तुम एक चीज़ माइंड में खुद से जूम कर लिए होगे कि दोनों का करंट फ्लो सेम होगा, दोनों का करंट फ्लो सेम होगा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मतलब जितने सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है कि तुम कितना चार्ज पास करा रहे हो। यही हो रहा है ना। अरे ये जितना ज़्यादा पॉजिटिव, ये जितना ज़्यादा नेगेटिव आयन उतना ज़्यादा आएगा। बोलो हाँ ना। तो तुमने सिर्फ टाइम से कंपेयर कर लिया, अरे इसका ज़्यादा टाइम है तो इस केस में प्रोसेस ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोलिसिस ज़्यादा होगा। लेकिन एक काम ये भी तो अपन कर सकते हैं ना कि मैं चार्ज को कम ज़्यादा कर दूँ। एक बार 8 वोल्ट की बैटरी लगा दूँ, दूसरे बार 12 वोल्ट की 12 वोल्ट की बैटरी लगा दूँ, तो 12 वोल्ट में इलेक्ट्रोड ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो ज़्यादा आयन आएंगे। अरे बोलो ना हाँ ना। तो दोनों हो सकता है। तो अब यहीं पे मैं पहला पढ़ाता हूँ फैराडे फर्स्ट लॉ। क्या पढ़ाता हूँ? और एक लॉ समझ में आए तो तुमको दूसरा भी लॉ समझ में आएगा। यही ना फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसके टोटल 2 लॉ है। एक को बोलते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ, दूसरे को फैराडे, जैसे न्यूटन के 3 लॉ थे ना, वैसे फैराडे के फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, दोनों एक ही चीज कहता है। फर्क क्या होगा? इसके 2 लॉ हैं। एक को बोलते हैं
फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और दूसरे को बोलते हैं फैराडे सेकेंड लॉ। दोनों लॉ में फर्क यही है कि एक लॉ जो फर्स्ट लॉ है ना वो एक सेल के लिए है। किसमें के सेल के लिए? और ये जो सेकेंड लॉ है ना वो क्या है? एक से ज्यादा सेल के लिए, एक से ज्यादा सेल के लिए। तो फॉर ए सिंगल सेल, और ये किसके लिए? मोर देन वन सेल, मोर देन वन सेल के लिए। अब फैराडे पहला लॉ क्या कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, पहले समझ ले, फैराडे पहला लॉ क्या कहता है? किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तुम जितना चार्ज पास कराओगे उतने ज्यादा सब्सटेंस का क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस होगा। क्या कह रहा हूं मैं? कि तुम जितना ज्यादा चार्ज पास कराओगे उतने ज्यादा सब्सटेंस का क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस होगा। मतलब उतना ज्यादा एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, उतना ज्यादा कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइज ऑन इलेक्ट्रोड, व्हाट डज इट मीन? ऑक्सीडाइज एट एनोड और रिड्यूस एट कैथोड इज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द सर्किट। बोलो हाँ ना? समझ में आया माइंड मैप में मैं क्या बोला? कि जितना ज्यादा तुम चार्ज पास कराओगे उतना ज्यादा एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। क्या गलत कह रहा हूं? एनोड पे ऑक्सीडेशन का मतलब उतना ज्यादा वेट ऑफ एनोड डिसअपियर होगा, कैथोड पे रिडक्शन का मतलब उतना ज्यादा कैथोड का वेट क्या होगा? बढ़ेगा। यही हो रहा था ना? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके लिए? फैराडे किस लॉ की बात कर रहा हूं? फर्स्ट लॉ की बात कर रहा हूं। पहले मेरे से समझ लो, फिर कोई भी बुक रीड करना, तुमको समझ में आ जाएगा डिफिनेशन हो रहा है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइज एट इलेक्ट्रोड इज डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू इट। मतलब जितना ज़्यादा चार्ज तुम सर्किट में पास कराओगे उतना ज़्यादा सब्सटेंस का क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलाइज का मतलब दोनों में तुमको बता, दोनों हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? बोथ ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। बुक में तुम देखोगे तो एक वर्ड होता है लिबरेट, दूसरा वर्ड होता है डिपोजिटेड। लिबरेट मतलब डिजॉल्व हुआ, जो एनोड पे हुआ, जिसका मतलब दोनों की बात कर रहा हूं, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। ऑक्सीडाइज और क्या बेटा? रिड्यूस। रिड्यूस कहां पे होगा? कैथोड। तो कैथोड पे वेट बढ़ेगा जिसको बोलते हैं डिपोजिटेड। अरे बोलो ना हाँ ना। और एनोड पे क्या होगा? वेट डिजॉल्व होगा तो वेट लिबरेटेड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। समझ तो आ रहा होगा ना? स्टेटमेंट पे आते हैं। तो जितना ज्यादा सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलिसिस होगा उतना ज्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस होगा। तो जो वेट ऑफ सब्सटेंस W ले लो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज क्या बेटा? Q। बोलो है ना? W क्या है? वो वेट ऑफ सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन एंड क्या हो रहा है? रिडक्शन। और Q क्या है? जिस चार्ज को तुम सर्किट में क्या करा रहे हो? पास करा रहे हो। क्या ये बात समझ में आया? अब इसी कांस्टेंट को हटाने के लिए कांस्टेंट ले आऊं तो क्या लिख सकता हूं? W इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू। W इज इक्वल टू, चलो तीनों चीज पहले समझते हैं ये तीनों है क्या। W क्या है? वेट ऑफ सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। बोलो, वेट ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड क्या बेटा? रिड्यूस। क्या गलत कह रहा हूं? क्यू क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ, मैं AMT से शॉर्ट में अमाउंट लिख दिया हूं, तुम पूरा लिखना। और जेड क्या है? इस इलेक्ट्रोलिसिस के लिए मैंने एक कांस्टेंट लाया है, तो इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्विवेलेंट। एक कांस्टेंट, इतना तो समझ में आया। बाद में इस कांस्टेंट की वैल्यू को पुट कर देंगे, यहां से हटा देंगे। तो जेड क्या है? इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। बोलो ना हाँ या ना? यहां तक क्लियर है सबको? अब मैं अगले पेज पे इसी फॉर्मूले को लाते हूं। W इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू। W इज इक्वल टू क्या बेटा? जेड इंटू क्यू। देखो, चाहे तुम्हारा टेक्स्ट बुक हो
जो अपना स्टेट बोर्ड की बुक होती है, एनसीईआरटी होती है या क्लास का मॉड्यूल मिले, जो मैं बोल रहा हूँ हर कुछ लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये तुम नहीं लिख पाओगे तो ये छूट जाएगा, इसका तुम कोई भी बुक पढ़ोगे तुमको हर जगह यही चीज़ लिखा हुआ है। समझ लो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे बार बार यही करते हैं कि समझते नहीं है। बस मेरा इतना ही तुमसे रिक्वेस्ट है, तुम बुक पढ़ते हो समझ नहीं आता है, समझ लोगे तो बुक पढ़ा हुआ होगा। W इज इक्वल टू क्या बेटा, Z इंटू क्यू। अगर समझो सबसे पहले Z हमने क्या लिया था, कांस्टेंट। रुक करके देख लो, Z हमने क्या लिया था, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये क्या है, एक कांस्टेंट। इस कांस्टेंट वाले रिश्ते को हटाने के लिए हमने Z लाया। बोलो गलत कह रहा हूँ? तो सबसे पहले तो ये Z की वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं। समझो Q की वैल्यू में 1 ले लूँ, कितना कूलम ले लूँ, इफ 1 कूलम charges pass through the circuit. If 1 coulomb charges pass through क्या बेटा, बैटरी से तुमने 1 कूलम चार्ज पास कराया, तो Q की वैल्यू कितनी हो गई, 1 कूलम। अब खुद सोचो बेटा, Q 1 हो गया तो Z किसके बराबर हो गया, Z W के बराबर हुआ नहीं हुआ। तो जो Z की वैल्यू आ गई वो क्या आ गया, तो Z क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मतलब हो गया कि 1 कूलम चार्ज पे जो वेट मिलता है वही वेट किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के। Z का यूनिट क्या होगा, तो जो वेट का यूनिट होगा वही Z का यूनिट होगा। बोलो ना, है ना। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट थी उसकी वैल्यू कितनी हो गई, उस वेट के बराबर होगा जब तुम चार्ज 1 कूलम पास कराओ। तो W इज कॉल्ड वेट ऑफ सब्सटेंस, which is electrolyzed by passing 1 कूलम ऑफ क्या बेटा, चार्ज। हो गया, क्लियर है। मतलब Z जो है वो कहीं ना कहीं वेट ही है। बोलो ना, हाँ या ना। कल जो हमने अपना बेस बनाया था इस चीज को समझने के लिए, अपना बेस मैंने क्या बनाया था कि सर्किट में जितना फराडे चार्ज पास कराओगे उतने ही इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस क्या होंगे, डिपॉजिट होंगे। जो मैंने तुमको आज के लेक्चर में दिखाया, यहीं से स्टार्ट किया था ना। नंबर ऑफ फराडे ऑफ चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। बोलो ना, हाँ या ना। इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चों को। अब मैं कहता हूं व्हेन 1 फराडे ऑफ चार्ज इज पास्ड, कितना फराडे, 1 फराडे चार्ज को पास करता हूं, तो बताओ कितना सब्सटेंस मिल रहा होगा था, 1 इक्विवेलेंट। और अगर मोल की वैल्यू 1 है तो वेट मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। इक्विवेलेंट की भी वैल्यू 1 है तो वेट किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट वेट के। अगर ये सेंटेंस नहीं समझ में आया तो देखो मैं तुमको समझाता हूँ। देखो 2 फॉर्मूले। अगर मैं तुमसे बोलूँ नंबर ऑफ मोल, फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। बुक में इसी को क्या लिखते हैं, W/m। और मोल की वैल्यू 1 हो जाए तो जो वेट है वो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा कि नहीं होगा। अरे हाँ ना तो बोले। तो सिमिलरली अगर मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, तो क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अरे बोलो ना, हाँ ना। तो वेट बाई क्या बेटा, इक्विवेलेंट वेट। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 1 हो जाए तो वेट इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा कि नहीं होगा। क्या कुछ गलत कह रहा हूं, तो कह रहा हूं व्हेन 1 फराडे ऑफ चार्ज इज पास थ्रू द सर्किट, तो कितने इक्विवेलेंट, 1 फराडे मतलब 1 इक्विवेलेंट, और 1 इक्विवेलेंट है तो वेट इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा कि नहीं होगा। अरे हाँ या ना बोलना। अगर 1 फराडे चार्ज पास कराया तो कितना इक्विवेलेंट, 1 इक्विवेलेंट मतलब कितने ग्राम, ई इक्विवेलेंट वेट ग्राम। अरे बोलना बेटा, इक्विवेलेंट 1 हो गया रूपाली, तो कितना हो गया, W/E। तो W की वैल्यू E के बराबर नहीं हो गया, तो जो वेट है इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। तो अगर मैंने चार्ज 1 फराडे लिया होगा तो इक्विवेलेंट कितना, 1 इक्विवेलेंट। देन 1 इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस इज इलेक्ट्रोलाइज। इसमें कोई दिक्कत, तो ध्यान से देख, 1 फराडे मतलब 1 इक्विवेलेंट, और 1 इक्विवेलेंट है तो वेट कितना,
इक्विवेलेंट वेट मतलब ई ग्राम, बोलो ई ग्राम। तो इसको क्या लिख सकता हूं, 1 फराडे मतलब ई ग्राम ऑफ सब्सटेंस। कोई दिक्कत? 1 फराडे को मैं कूलम में कितना लिख सकता हूं, 96500 कूलम। तो मैं ये भी कह सकता हूं 96500 कूलम इज इक्वल टू कितना ग्राम, ई ग्राम। तो बताओ 1 कूलम इज इक्वल टू ई अपॉन 96500, बस इतना ही चाहिए था मुझे। तो अगर मैं 1 कूलम ले लूं तो ये कितना हो जाएगा, ई अपॉन 96500, बोलो ना हाँ ना, ये ग्राम हो गया। और 1 कूलम चार्ज पे कितना वेट मिला, ई अपॉन 96500। 1 कूलम चार्ज पे वेट कितना के बराबर, W, और W की वैल्यू Z है, तो Z की वैल्यू कितना हो गया, ई अपॉन 96500। अरे बोलो ना हाँ ना, मैंने क्या बोला था, बस अपने को रुक करके कांस्टेंट को निकाल लेना। ये 1 कूलम चार्ज पे वेट है, और ये भी वेट की वैल्यू Z के बराबर कब है, जब चार्ज 1 कूलम लिया। अरे बोलो ना बेटा हाँ ना, तो Z की वैल्यू कितनी हो गई, ई अपॉन 96500। ये किसकी वैल्यू हो गई, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की। बस इसी को पुट कर देना है। चलो फॉर्मूला पे आ जाओ, W इजिकल टू Z इंटू क्यू। चलो व्हाट इज क्यू, अमाउंट ऑफ चार्ज। अब चार्ज किस पे डिपेंड करता है, तो Q इजिकल टू क्या होता है, I इंटू टी। अरे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड एज करंट। तो I इजिकल टू क्यू बाई टी, तो Q इजिकल टू I इंटू टी। मैंने कहा था ना इलेक्ट्रोलिसिस 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा, एक तो कितना देर तक प्रोसेस को कराते हो, जो मैंने एग्जांपल दिया 5 मिनट एंड 30 मिनट, और दूसरा करंट कितना पास कराते हो। समझो ये 5 मिनट ही काम करवाया, लेकिन इसने 50 एम्पियर करंट दिया, और उसने आधे घंटे तक काम कराया लेकिन 2 ही एम्पियर करंट दिया। तो फिर तुमको निकालना पड़ेगा ना कि किस में कितना चार्ज गया होगा, बोलो ना। तो दोनों पे, क्योंकि Q की वैल्यू दोनों पे डिपेंड करेगा। अगर करंट बढ़ा दो तो भी Q बढ़ेगा, टाइम बढ़ा दो तो भी बढ़ेगा। तो मैं Q को क्या लिख दूं, I इंटू टी। अरे बोलो ना हाँ ना, तो W इज इक्वल टू Z इंटू क्या बेटा, I इंटू क्या बेटा T। अब Z की वैल्यू पुट करूं, E अपॉन 96500, तो W इज इक्वल टू E अपॉन I इंटू टी। क्या कुछ गलत कर रहा हूँ, और I इंटू टी को मैं डायरेक्टली Q भी लिख सकता हूँ। तो सीधा सीधा अपना फॉर्मूला क्या आ गया, ध्यान से समझ लेना, W इज इक्वल टू E इंटू I इंटू टी अपॉन 96500। अब समझ लेना पहले, W क्या है, वेट ऑफ सब्सटेंस जो इलेक्ट्रोलाइज हुआ एनोड और कैथोड पे। E क्या है, इक्विवेलेंट वेट। I क्या है, करंट। T क्या है, टाइम, सेकंड में। 965 क्या है, 00। बोलो हाँ या ना। अब इसी से देख लेना, इस E को मैं यहाँ ले आऊँ, इस E को यहाँ ले आऊँ, तो क्या आ गया, W बाई E इज इक्वल टू, इधर क्या हो गया बेटा, I इंटू टी अपॉन, I इंटू टी को क्या लिख सकते हैं, Q। तो इसको ये भी लिख सकता हूँ, Q अपॉन कूलम अपॉन 96500 फराडे। W बाई E इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फराडे। देखो कल क्लास में यहीं पे लेक्चर छोड़ा था, कहता पढ़ने के लिए फराडे लो पढ़ा दूँ, बात वही निकल के आएगी कि नंबर ऑफ फराडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। समझ में आने आया, इसी को क्या बोलते हैं, फराडे फर्स्ट लॉ। तो सिंपल, अगर किसी बैटरी में आई एम्पियर करंट पास करा रहे हो टी टाइम के लिए, तो तुमसे पूछे कितना वेट ऑफ सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइज होगा, तो फॉर्मूला लगा दोगे, W इज इक्वल टू E इंटू आई इंटू टी अपॉन 96500। बोलो हाँ या ना, इसी को बोलते हैं फराडे फर्स्ट लॉ। क्या रे बच्चों को समझ में आया। अब तुम कहोगे सर फराडे सेकंड लॉ क्या था। अब ये किसके लिए सेल था, एक से ज़्यादा बैटरी लगा उसके लिए, व्हेन मोर देन 1 सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज। कहता है व्हेन, अगर कई सारे बैटरी को तुमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो सीरीज में बताओ क्या सेम होगा, करंट सेम होगा या वोल्टेज सेम होगा,
देन इन द क्या बेटा, मैं बार बार सर्किट बोल रहा हूँ, तुम समझ जाना, सेम करंट होगा। अब अगर करंट सेम है तो अगर जितने देर तक पास कराओगे तो सबके लिए टाइम भी सेम होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो ना, नहीं होगा तो एग्जाम्पल्स में तुमको दिखाता हूँ। मैं मिनिमम 1 से ज़्यादा लेना है तो मैं 3 से ले लेता हूँ। क्या ले लूँ? 3 से। अब देख लो पोलरिटी, देख लो प्लस माइनस, जो बैटरी के प्लस से जुड़ा है तो ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। ये कैसा होगा? बाकी की पोलरिटी रिस्पेक्ट में करते हैं। अगर ये बेटा पॉजिटिव होगा तो ये कैसा होगा? निगेटिव। ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव तो ये, तो इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो। अब समझ में आ गया? सारे बैटरी किस में कनेक्टेड है? सीरीज। इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? सीरीज के लिए बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत? अब तीनों बैटरी में तुम अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो। हर सेल में अपना अलग अलग ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट एंड रिडक्शन प्रोडक्ट हो सकता है। मैं तीनों का अलग अलग लेता हूं। लूं? चलो इसमें मैं ले लेता हूं कॉपर सल्फेट, चलेगा? इसमें मैं ले लेता हूं NaCl। यहां पे क्या ले लूं? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। मैं ये जानबूझ करके लिया हूं ताकि तुमको सिल्वर का मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाए, 108 होता है। सिल्वर का N फैक्टर पता चल जाए, कॉपर का एटॉमिक वेट पता चल जाए 63.5, N फैक्टर 2, क्योंकि यहाँ पे तुमको यही आयन के तुमको क्वेश्चन मिलेंगे PYQ में। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी ले लिया हूँ, वही लिया हूँ जहाँ से तुमको याद रहेगा तो तुमको हेल्प मिलेगा। इस केस में इलेक्ट्रोलाइट क्या मिलेंगे? Na+N Cl-। इस केस में क्या मिलेंगे? Cu+2N SO4-2। और इस केस में क्या मिलेंगे? Ag+N NO3-। समझ में आया तो बोलना हाँ। समझ में आ रहा है? अब ये बैटरी का पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव पे क्या जाएगा? Cl- और यहाँ क्या जाएगा? Na+। समझ में आ रहा है? ये बैटरी का पॉजिटिव है तो यहाँ क्या जाएगा? और यहाँ क्या जाएगा? Cu+2। गलत कह रहा हूँ? यहाँ पे क्या जाएगा? प्लस है तो, और यहाँ पे क्या जाएगा? अब इस सेल का नाम दे देते हैं, कुछ नाम दो। अब इस सेल का नाम दे देता हूं मैं A, इसका नाम देता हूं B, इसका नाम क्या देता हूं? C। A, B, C 3 सेल है, तीनों सेल को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। जो भी पोटेंशियल होगा सबके लिए एक ही होगा, सब में सेम करंट जाएगा। तो तीनों सेल A, B, C के लिए करंट सेम होगा कि नहीं होगा? जितने देर तक तुम स्विच ऑन करोगे सब में उतनी ही देर तक करंट जाएगा। तो I और T तीनों सेल के लिए सेम होगा कि नहीं होगा? यही तो मैं लिखा था, when more than one cell are connected in series then same current will flow in the circuit। मतलब तीनों सेल के लिए I की वैल्यू सेम हुई या नहीं हुई? बोलना बेटा। टाइम सेम हुआ या नहीं हुआ? सेम टाइम के लिए। तो T की भी वैल्यू भी क्या हो गई? तो Q क्या होता है? I इंटू टी, इसकी भी वैल्यू सेम हुई या नहीं हुई? मतलब तीनों सेल में सेम चार्ज जाएगा, हाँ या ना? अगर चार्ज सेम है तो फैराडे सेम होगा कि नहीं होगा? अगर Q की वैल्यू सेम है तो Q/96500 भी सेम होगा या नहीं होगा? बताना बेटा। मतलब सब में सेम फैराडे ऑफ चार्ज जाएंगे। तो सारे सेल में अगर फैराडे सेम है तो सबका इक्विवेलेंट सेम होगा कि नहीं होगा? मतलब जितने इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम यहाँ पे रिड्यूस होंगे उतने ही इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर रिड्यूस होंगे, उतने ही इक्विवेलेंट ऑफ, बोलो ना हाँ या ना? जब सबके नंबर ऑफ फैराडे सेम है तो हर सेल में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस सेम होंगे, बोलो हाँ या ना? बस इसी को तो बोलते हैं फैराडे सेकंड लॉ। तो मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Na+ आयन जो इस रिडक्शन हो रहा है इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Cu+2 आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्या बेटा? Ag+ आयन। चूंकि हमने आयन दिया तो आयन होगा और हमने इन जनरल बात करना है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस 2। बोलो ना है ना? अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। बोलो। तो मैं क्या हो गया?
W/E किसके लिए? सोडियम के लिए, मतलब वेट बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम आयन इज इक्वल टू W/E किसके लिए? कॉपर आयन इज इक्वल टू W/E किसके लिए? बोलो ना हाँ ना, कोई दिक्कत? तुम कहोगे फॉर्मूला वाइज बताओ, तो मैं कह सकता हूं कि अगर नंबर ऑफ फैराडे ऑफ चार्ज will be equal, then number of equivalent of substance will also be equal. also भी क्या बेटा? equal. तो मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस क्या बेटा? 2. तो सब्सटेंस 1 का इक्विवेलेंट कैसे लिखूंगा? वेट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस 1 इज इक्वल टू क्या बेटा? वेट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस क्या बेटा? 2. बोलो ना हाँ ना। तो इसको मैं और अच्छे तरीके से लिखूं तो ये भी लिख सकता हूं W1 बाई W2 इज इक्वल टू E1 बाई E2. बोलो, तो यही फॉर्मूला तुमको बुक में लिखा होता है, वेट ऑफ सब्सटेंस 1 अपॉन वेट ऑफ सब्सटेंस 2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस 1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। अरे हाँ ना तो कह ले, कोई दिक्कत? यही था तुम्हारे फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड। समझ में आया? कोई दिक्कत? क्वेश्चन कर ले। कह रहा हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज, क्या था? H2O को कहाँ डाल रहे हो? ये ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर का फंडा है या नहीं है? बोलो ना। और ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर का अगर तुमको फंडा याद होगा तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिखते थे, H2O गिव्स क्या बेटा? O2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस क्या बेटा? 4H प्लस क्या बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन। याद है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर ये रिएक्शन लिखते थे। अब इसके 2 मोल के लिए कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन? 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देख बेटा, तो क्वेश्चन में कितने के लिए पूछा है? तो 1 मोल के लिए कितना होगा? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 2 फैराडे। बोलो ना है ना। तो कितना बेटा? 2 फैराडे, मतलब 2 इंटू 96500। यही आंसर है। जिस लैंग्वेज में तुम पढ़े थे उसी लैंग्वेज में मैंने तुमको आंसर कर दिया, हाँ या ना। चलो सेकंड क्वेश्चन देख लो। कह रहा 1 मोल ऑफ FeO से Fe2O3 जा रहा है, तो ध्यान से देख लो। ये क्या है? FeO से कहाँ जा रहा है? Fe2O3। पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। यहाँ पे FeO में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +2। तुम कहोगे कैसे पता सर आपको? अभी मैं हूं तो मैंने बोल दिया ना बड़े आराम से, लेकिन एग्जाम में तो तुम्हें खुद बोलना पड़ेगा बेटा। तो कभी भी कोई भी मेटल ऑक्सीजन से कंबाइंड करके क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? और ऑक्साइड किसको बोलते हैं? जब ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तब क्या बोलते हैं उसको? ऑक्साइड। कभी भी ऑक्साइड का मतलब होता है O-2, मतलब ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना, तभी उस कंपाउंड को ऑक्सीजन। कभी भी ऑक्सीजन अगर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना तभी उस कंपाउंड को ऑक्साइड बोल सकते हैं, उस एलिमेंट का। कोई दिक्कत? तो चूंकि FeO में ऑक्सीजन पे कितना होगा? -2, और ये पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज है क्या? नहीं। तो -2 को 0 करने के लिए Fe पे चार्ज कितना होगा? +2। बोलो ना हाँ ना। और तुम अपने जीवन में Fe के 2 ही वैलेंसी को पढ़ते हो। क्या क्या? एक तुम 9th से भी Fe+2 पढ़ते हो, दूसरा क्या पढ़ते हो? Fe+3। फेरस आयन एंड फेरिक आयन, लोअर वैलेंसी को अस, हायर वैलेंसी को इक, इसको बोलते हैं फेरस आयन।
और इसको क्या बोलेंगे, फेरिक आयन। तो एक को बोलते हैं फेरस आयन, दूसरे को क्या बोलते हैं, फेरिक आयन। अब यहां पे चेक कर लो, यहां पे ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन तो हमेशा किस में होगा, -2 में। तो -2 के एटम कितने हैं, 3। तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, -6। तो यहाँ पे टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, -6। एकदम शॉर्टकट से सीख लेते हैं। तो -6 को न्यूट्रलाइज करने के लिए Fe पे भी चार्ज कितना होना चाहिए, +6। अब 2 Fe पे चार्ज +6 है, तो एक पे चार्ज कितना हो गया, +3। क्या कुछ गलत कह रहा हूं, अरे बोलो ना हाँ या ना। तो इस केस में जब FeO Fe2O3 में आ रहा है, फेरस ऑक्साइड अगर फेरिक ऑक्साइड में आ रहा है, तो क्या चेंज हो रहा है, ध्यान से देखना। रिएक्शन में क्या हो रहा है, Fe+2 किस में जा रहा है, Fe+3 में। अरे सिंपल देखो ना, यही आयन था ना। अब ध्यान से देखो, +2 से कहाँ गया, +3 में। तो चेंज कितने का करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, अरे हाँ या ना, ठीक। अब +2 से +3 में गया, तो अब इसके 1 मोल, चलो मैं भी एक ही चीज़ कई बार बोला हूँ, इसके 1 मोल, तो ये भी कितना, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल मतलब हाउ मेनी फराडे, 1 फराडे। तो 1 मोल मतलब 1 फराडे, 1 फराडे का मतलब। तो कभी भी तुमको कंफ्यूजन अगर हो, कभी भी तुमको कंफ्यूजन हो, तो कुछ मत करना, उस मॉलिक्यूल में से आयन को निकाल लेना। मॉलिक्यूल में से क्या करना, आयन को निकाल लेना। अगर यही क्वेश्चन तुमसे ऐसे दिया होता, ध्यान से समझना आप, तुमसे कहता है कि Fe2O3 से FeO में जा रहा है, तो तुमसे क्या कहता है क्वेश्चन, कि अगर यही क्वेश्चन कहता है Fe2O3 से अगर ये कहाँ जा रहा होगा, FeO में, तब बताओ कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगते। पूछो क्यों, यहाँ पे भी Fe किस में है, +3, और ये किस में है बेटा, +2। देखो ऑलरेडी +3 +2 लिखा हुआ है ना। तो जब ये ध्यान से देखना, Fe+3 से कहाँ जा रहा है, Fe+2, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा। तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2, तो अपने को 2 एटम का लिखना पड़ेगा। अरे बोलो ना, है ना। इसके अगर 1 मोल है, तो इसके कितने एटम, 2, तो 1 एटम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 एटम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। अरे बोलो ना हाँ या ना। तो 1 मोल के लिए कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना। तो कितना होगा, तो इसके 2 के लिए कितना मोल, 2 मोल। 2 मोल मतलब 2 × 96500। समझा क्वेश्चन, नहीं समझा, कोई दिक्कत। अब ध्यान से समझ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन के ऊपर कह रहा है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पास थ्रू ईच ऑफ द सॉल्यूशन। तुमने क्या किया, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तीनों सॉल्यूशन से पास कराया। ऑफ AgNO3, CuSO4 एंड AlCl3, 3 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है। व्हेन Ag, Cu एंड Al आर डिपोजिटेड एट कैथोड, तो कैटायन का क्या हो रहा है, सबसे रिडक्शन हो रहा है। तो कह रहे हैं मोलर रेशियो बताओ जिस कैटायन का रिडक्शन हुआ है, मतलब मोलर रेशियो ऑफ Ag, Cu एंड Al पूछा है। वेट रेशियो भी पूछ सकते थे, मोलर रेशियो भी पूछ सकते हैं। 3 इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन सा है, पहले ध्यान से समझ। आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट होने इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या बेटा, CuSO4, और तीसरा क्या बच्चे, AlCl। क्लियर है। तीनों में रिडक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे आयन कौन सा होगा, Ag+, यहाँ पे आयन क्या होगा, और यहाँ पे क्या होगा, Al+3। ये टूटेगा Ag+NO3- में, ये टूटेगा Cu+2 SO4- में, ये टूटेगा Al+3 N3Cl- में। तुमको जितने इलेक्ट्रोलाइट क्वेश्चन में मिलेंगे ना पेपर में, ऑलरेडी कहीं ना कहीं मैं तुमको सारे इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा चुका हूँ, ताकि तुमको आयनाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं हो। अब ये रिडक्शन होगा, ध्यान से देखना, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, Ag, तो कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये Cu में आएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये अगर Al में आएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका n फैक्टर 1, इसका n फैक्टर 2, इसका n फैक्टर 3।
तीनों को अगर सेम मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो तीनों के फराडे सेम होंगे कि नहीं होंगे, तो सबके इक्विवेलेंट सेम होंगे या नहीं होंगे। तो मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Ag प्लस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्या बेटा Cu प्लस 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Al प्लस 3। मोलर रेशियो पूछा है तो मोल और इक्विवेलेंट में क्या फर्क है ये भी समझना पड़ेगा अपने को। रिलेशन क्या है, तुम कहोगे सर मोल को n फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्विवेलेंट निकलता है। क्या करते हैं, मोल को मल्टीप्लाई कर दो n फैक्टर से तो क्या निकलता है, तो इक्विवेलेंट को n फैक्टर से डिवाइड कर दो तो मोल निकल जाएगा। अरे हाँ ना तो बोलो, क्या कुछ गलत कह रहा हूं। सबके इक्विवेलेंट सेम होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि सबके फराडे सेम है। तो अगर मान लो सबके फराडे सेम है, n फैक्टर अलग अलग होगा, n फैक्टर 3 मोल 1/3, कुछ भी मत आंसर बोल दो उठपटांग। तो ये किस रेशियो में आएगा, 1:1, 1/2, 1/3 रेशियो में लाना है। तो किसी वैसे इंटीजर से मल्टीप्लाई करो जिससे सब कैंसिल हो जाए, तो सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना जाएगा, 6:3 क्या बेटा 2। समझ में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 सेल है, तीनों के इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग हैं। क्या क्या है, AgNO3, कॉपर सल्फेट एंड फेरिक क्लोराइड, 3 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है। सब में चार्ज सेम पास करा रहे हो, कितना फराडे, तो सबका क्या सेम हो गया, फराडे सेम है, तो सबके इक्विवेलेंट सेम होंगे कि नहीं होंगे। तो तुमसे पूछा है कि तीनों सेल में जो कैथोड पे रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पे मेटल का रिडक्शन होगा, तो वेट ऑफ मेटल बताओ। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछ दिया था, मोलर रेशियो, मतलब हमने मोल निकाल लिया था। इस बार मोल को एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करके क्या निकालना है, वेट निकालना है। बोलो ना हाँ या ना, कोई दिक्कत। कहाँ का क्वेश्चन बन गया ये, फराडे सेकंड लॉ का, क्योंकि एक से ज़्यादा सेल कनेक्टेड है। कुछ गलत कह रहा हूँ इसमें, नहीं। अब ध्यान से देखना, तो मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ फराडे इज इक्वल टू क्या बेटा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होगा। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पहले सेल में किसका होगा, Ag प्लस, यहां से Ag प्लस यहां निकलेगा ना बेटा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Ag प्लस is equal to number of equivalent of Cu plus 2 is also equal to number of equivalent of Fe plus 3। हर मेटल का अपना इक्विवेलेंट इक्वल होगा किसके, नंबर ऑफ फराडे के। अब तीनों का अपना अपना पूछा है तो एक एक करके निकाल दे। तो फराडे कितना है बेटा, 0.4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, क्या पूछा है, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सिल्वर मेटल अपॉन नीचे में इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag। क्या कुछ गलत कह रहे हो। अब Ag प्लस की बात करते हैं सबसे पहले। तो Ag प्लस पे चार्ज कितना है, 1, तो इसका n फैक्टर कितना हो गया, 1, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, देख लो। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है एटॉमिक वेट अपॉन कितना बेटा, n फैक्टर, और इक्विवेलेंट वेट 1 है, तो जो एटॉमिक वेट है वही इक्विवेलेंट वेट होगा। और सिल्वर का एटॉमिक वेट कितना होता है, 108। बोलो ना हाँ या ना। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट की जगह कितना डालूंगा, 108 डालो, तो 0.4 इज इक्वल टू वेट ऑफ Ag अपॉन कितना, तो वेट ऑफ Ag कितना हो गया, 0.4 इंटू 108। क्या मैं गलत कह रहा हूँ, बोलो ना हाँ ना। चलो तब तक इसको तुम शेखर सॉल्व करके बताओ, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। तब तक शेखर इसको मल्टीप्लाई करके बताओ, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। अब इसके लिए Cu+2 के लिए
फराडे कितना 0.4 इक्वल टू क्या निकालना है बेटा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। कैसे निकालेंगे, एन फैक्टर कितना 2, एटॉमिक वेट कितना 63.5, तो कितना जाएगा 63.5 बाई कितना बेटा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ गया, वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 0.4 इंटू 63.5 बाई 2, 2 से कितना, बोलो है ना, कितना आ जाएगा 12.70 ग्राम। 63.5 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे 12 पॉइंट कितना आ जाएगा 7। किसके लिए निकाल दूं, Fe, नंबर ऑफ फराडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तो फराडे की वैल्यू कितना 0.5, इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो वेट अपने को W निकालना है, इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, एटॉमिक वेट बाई एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना 3, तो कितना आ जाएगा एटॉमिक वेट 56 बाई कितना बेटा 3, तो वेट की वैल्यू कितना आ गई 0.4 इंटू 56 बाई 3। शेखर आंसर बता कितना है इसका, ये आंसर आ गया 43.2 ग्राम। और बेटा उसका बता, देखो शेखर कैसे करते हैं, 0.4 इंटू कितना 56 डिवाइडेड बाई 3, 7.46 शेखर, समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है, अरे हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 100 एम्पियर इज पास थ्रू ए मोल्टेन लिक्विड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड फॉर कितना बेटा 5 घंटे के लिए, तो आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 100 एम्पियर, और टाइम कितना दे रखा है 5 आवर्स। कह रहा है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस लिबरेटेड एट कैथोड एट एनटीपी, कह रहा है जो क्लोरीन गैस निकल रहा है उसका वॉल्यूम बताओ। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, लिक्विड सोडियम क्लोराइड मतलब मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, बोलो ना हाँ है ना। तो अगर NaCl है, ध्यान से समझना मेरी बातों को, तो ये किस में टूटेगा Na प्लस एन, अब यहाँ पे एनायन का हो रहा है क्या, एनायन का हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो क्या हो जाएगा Cl माइनस गिव्स Cl2 प्लस क्या बेटा इलेक्ट्रॉन हाफ, यही होगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या बेटा नंबर ऑफ फराडे। देखो जब फराडे सेकेंड लॉ के क्वेश्चन थे तो भी मैं यही लगा रहा था, और फर्स्ट लॉ में भी तो भी यही लगा रहा हूँ। वैसे फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला मैंने क्या दिया था, W इज इक्वल टू E इंटू आई इंटू टी अपॉन 96500। लेकिन अभी पढ़ रहे हैं तो ये फॉर्मूला लगाना आसान है काफ़ी, जब पूरी केमिस्ट्री पढ़ लो, पूरा फिजिक्स पढ़ के पूरा सिलेबस पढ़ो तो कॉन्सेप्ट पता होता है तभी क्वेश्चन करते हैं। तो कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोलिसिस में यही है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ फराडे, हर कुछ ढूंढ के हम लोग यहीं से निकाल देंगे। इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, मोल इंटू एन फैक्टर, बोलो ना है ना। इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, मोल इंटू एन फैक्टर, क्योंकि वॉल्यूम के लिए अपने को मोल लगेगा, बोलो ना है ना। तो ये कितना हो जाएगा बेटा नंबर ऑफ मोल इंटू क्या बेटा एन फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फराडे, तो जो चार्ज है उसको 96500 से डिवाइड कर दूं तो फराडे निकल जाएगा, बोलो ना। नंबर ऑफ फराडे F इज इक्वल टू Q अपॉन 96500, क्या कुछ गलत कर रहा हूँ। अब Q की वैल्यू कैसे लिखेंगे, I इंटू टी, तो इधर कितना आ जाएगा I की वैल्यू 100 इंटू टाइम कितना 5, लेकिन याद रखना टाइम सेकंड में लेते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, तो टाइम की यूनिट सेकंड होती है। तो 5 को पहले 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिनट, अगेन 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बेटा सेकंड, अपॉन कितना, बोलो ना हाँ या ना। तो यहाँ पे जो क्लोरीन गैस है वो एनोड प्रोडक्ट होगा, बोलो ना हाँ ना। क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन गैस किसको बोलेंगे, Cl2 मॉलिक्यूल को, बोलो। तो एक Cl2 मॉलिक्यूल के लिए इसके कितने
आयन रिड्यूस होंगे, इसके कितने आयन ऑक्सीडाइज होंगे? 2, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? अगर Cl माइनस का n फैक्टर पूछता तो कितना होता? 1, लेकिन अपने को क्या चाहिए? Cl2, और Cl2 के एक मॉलिक्यूल के कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो यहाँ पे n फैक्टर ऑफ Cl2 कितना हो गया बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन, और n फैक्टर ऑफ क्लोराइड आयन कितना हो जाता? 1 होता। तो अपने को मोल किसका चाहिए? Cl2 का चाहिए, तो n फैक्टर भी किसका लेंगे? Cl2 का लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ Cl2 इनटू देयर n फैक्टर कितना बेटा? 2 इज इक्वल टू कितना? 5 इंटू 60 इंटू कितना बेटा? 60 अपॉन 965। ये 2 से ये कितना हो गया? 30 इंटू 5 150 इंटू 60, यही है 150 इंटू क्या बेटा? 60 अपॉन 965, ये कितना आया? 9.3, ये क्या आ गया? मोल आ गया। अब अपने से क्या पूछा था? वॉल्यूम पूछा था। तो एसटीपी या एनटीपी 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर, तो 1 मोल कितना? 22.4, तो 9.3 मोल कितना? 9.3 मल्टीप्लाई 22.4, तो वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस मोल इंटू 22.4 लीटर होगा, तो कितना बेटा? 9.3 इंटू 22.4, मल्टीप्लाई करके देखो कितना आंसर आ रहा है। समझ में आया? कर लोगे क्वेश्चन? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से समझ लो। कह रहा हाउ लॉन्ग ए करंट ऑफ 2 एम्पियर to be passed through the solution of EgNO3 electrolyte to coat a metal surface of 80 centimeter square। उसका एरिया है with thickness 5 micrometer thick layer, density of silver। अब ध्यान से समझना, पहले क्वेश्चन समझते हैं माइंड में। क्वेश्चन तो EgNO3 इलेक्ट्रोलाइट है, ये किस में टूटेगा? NO3 माइनस एन Ag प्लस में। याद रखना, तुमको एक भी चीज़ और भी बता देता हूँ कि ज़्यादातर तुमको मेटल कभी भी आए ना तो कैथोड प्रोडक्ट का ही पूछता है, क्योंकि मेटल का हमेशा क्या होगा? रिडक्शन होगा। इलेक्ट्रोलाइट का जो मेटल आयन होगा तो मेटल हमेशा आयन के फॉर्म में होगा, आयन का हमेशा क्या होगा? रिडक्शन। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेकर के कहाँ जाएगा? Ag सॉलिड के केस में जाएगा। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? अरे हाँ ना तो बोल ले। अब ये जो इलेक्ट्रोड होगा, समझो इलेक्ट्रोड ऐसा ही होगा ना, मेटल रॉड के जैसे, यही मेटल इलेक्ट्रोड है। तो इस पे अगर Ag डिपॉजिटेड होगा तो इसका कुछ ना कुछ फिर थिकनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो ये इलेक्ट्रोड का तुमको एरिया दिया हुआ है, एरिया तुमको क्या है? गिवन है। अब कह रहा है अगर इस पे रिडक्शन हुआ तो जो Ag प्लस आयन इस पे जाकर के डिपॉजिटेड होगा तो इसका कुछ ना कुछ थिकनेस बढ़ेगा, और थिकनेस बढ़ करके कितना हो जाए? 5 माइक्रोमीटर। तो इसका एरिया तुमको दिया हुआ है कितना बेटा? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया इंटू थिकनेस क्या हो जाता है? वॉल्यूम। और इसका थिकनेस कितना है? बोलो 5 माइक्रोमीटर। तो माइक्रो मतलब 10 के पावर -6। देखो चार्ज ऑफ कैपेसिटर हमेशा माइक्रो कूलम में होते हैं। माइक्रो मतलब 10 के पावर -6, तो 5 इंटू 10 के पावर -6 ये क्या आ गया? मीटर। लेकिन देखो एरिया सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में लाओगे तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 100 इंटू 10 के पावर -6 क्या जाएगा? 10 के पावर -4। तो ये कितना आ जाएगा? 5 इंटू 10 के पावर -4 सेंटीमीटर। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? अब देखो एरिया को थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम। क्या निकलेगा? तो एरिया इंटू थिकनेस क्या निकल गया? वॉल्यूम। बोलो ना हाई ना। और देखो सॉल्यूशन का डेंसिटी दे रखा है, क्या दे रखा है? तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? मास बाय वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू, यहां से अपने को मास निकल जाएगा। मतलब इतने मास ऑफ सिल्वर को रिड्यूस होने के लिए जब करंट 2 एम्पियर है तो टाइम बताओ कितना होगा? अपने को टाइम निकालना है। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? अरे बोलो ना हाँ या ना।
यही लगा दे, W इज इक्वल टू ई इंटू क्या बेटा, आई इंटू टी, ई इंटू आई इंटू टी अपॉन, अब ये वेट अपने को कैसे निकलेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से, बोलो ना, डेंसिटी कितना है 10.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यही है ना, इंटू देखो डेंसिटी, वॉल्यूम निकाल ले, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू थिकनेस, एरिया कितना 80 सेंटीमीटर इंटू थिकनेस 5 इंटू 10 के पावर -4, 5 इंटू 10 के पावर 4 माइनस सेंटीमीटर, हाँ बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरा टर्म्स क्या निकल गया, वेट, बोलो ना, वेट क्या, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये पूरा टर्म्स क्या है, डेंसिटी, और ये पूरा टर्म्स क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम में भी एरिया इंटू थिकनेस, क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, अरे बोलो हाँ या ना, ये वेट हो गया। चलो, एटम कौन सा है, सिल्वर, ई क्या है, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट किसका लगेगा, सिल्वर का, बोलो ना हाँ ना। इसका एन फैक्टर कितना, इलेक्ट्रॉन कितना है 1, एन फैक्टर कितना 1, एन फैक्टर 1 है तो इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक वेट के बराबर होगा, अरे बोलो ना हाँ ना, तो कितना हो गया, सिल्वर का वेट 108, बोलो सिल्वर का वेट 108, एन फैक्टर कितना 1, तो 108 अपॉन 1 इक्विवेलेंट वेट हो गया। करंट कितना है 2 एम्पियर इनटू टाइम निकालना है बेटा, अपॉन नीचे में 96500। अब बोलो क्या तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, इक्वेशन बना दिया, इस इक्वेशन में एक ही अननोन है क्या बेटा, स्मॉल टी, टाइम, टाइम निकाल करके बताओ मुझे कितना है। समझ में आया क्वेश्चन, नहीं समझ में आया, समझ में आया तो बोलो हाँ, नहीं समझ में आया तो बोलो ना। चलो करके देखें, करके देख लो, अपने को क्या चाहिए टी, चलो पहले टी की वैल्यू निकालते हैं, इसको 96500 से मल्टीप्लाई कर दो, अरे यहाँ देखो ना, करूँ तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देख लो बेटा, 10.8 इंटू 80 इंटू 5 इंटू 10 के पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 96500 अपॉन 108 इंटू क्या बेटा 2। अब देखो इस 80 का ये जीरो ले लोगे, इस 80 का अगर ये जीरो ले लिए तो ये डेसिमल खत्म हुआ या नहीं हुआ, रुक करके सोच लो, इस 80 के ये जीरो से इसका डेसिमल खत्म हुआ कि नहीं हुआ, 108 हो गया, नहीं समझा बेटा, अरे इसको 8 इंटू 10 करोगे और इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10.8 108 नहीं हो जाएगा, अरे बोलो ना हाँ या ना, अरे हुआ या नहीं हुआ। अब ध्यान से देखो, ये 108 ये 108 कैंसिल हुआ या नहीं हुआ, बोलो ना हाँ या ना, 2 1 जा 2, 2 4 जा, क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, नहीं। अब ध्यान से देखना, 10 के पावर -4 है, चलो ये रहने दो, 5 4 जा 20, 20 का 2 पकड़ लो तो ये 10 के पावर -3 हुआ, 96500 को 2 से मल्टीप्लाई करो 1930, आगे कितना जीरो है बेटा, हो गया, मल्टीप्लाई बाई कितना 10 के पावर -3 हुआ, -3 से ये 3 जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया 193 सेकेंड। तो आपको फैराडे लॉ कैसे लगाना है, आपको समझ में आया नहीं आया, तो कभी भी आपको फैराडे लॉ पे क्वेश्चन मिलेंगे, कर लोगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने, मतलब जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्लीट किया था वहाँ पे भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे, और जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंप्लीट हुआ तो भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए, लेकिन जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अभी कंसिडर नहीं हुए हैं। और मैंने एक और चीज़ कहा था कि कभी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, इसका एक थर्मोडायनेमिकल बिहेवियर भी होता है, जिस पे बेसिस पे हम लोग वर्क डन वगैरह का क्वेश्चन देखेंगे, या किसी भी सेल का अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है तो किसी तीसरे रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालती वो भी। तो मैंने आपको रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं अभी हमने सारे वैरायटी को कंसिडर नहीं किया है।
तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे सारे वैरायटी का, फिर स्टार्ट करेंगे कंडक्टेंस ऑफ सेल। क्या बात करेंगे? कंडक्टेंस ऑफ, जिसमें आप ऑलरेडी सुने होंगे, क्योंकि किसी भी बुक में आप देखोगे तो इलेक्ट्रोलिसिस ये जो चैप्टर है ना, ये कंडक्टेंस ऑफ सेल से ही स्टार्ट होता है। जहाँ पे आप मेटेलिक कंडक्टर की बात करते हो, रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, सेल कांस्टेंट क्या है, मोलर कंडक्टेंस क्या है, मोलर कंडक्टिविटी क्या है। तो जहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है ना, अब उस पार्ट को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।